हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 8, जो कि है नए मेहमान। नए मेहमान। तो इसमें क्या बताया गया है कि किराए के एक छोटे से मकान में जो है अनेक असुविधाओं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि एक फैमिली है जो किराए के मकान में रहती है। ठीक है, अपना मकान नहीं है उनका। और क्योंकि किराए के मकान में रहते हैं तो बहुत सी असुविधाएं भी हैं, मतलब हर चीज़ तो नहीं होती है उस मकान में। और गर्मी से भी परेशान है, रात हो चुकी है और उस घर के लोग जो है वो सोने जा रहे थे, तभी अचानक दो मेहमान आ जाते हैं। और वो भी ऐसे जिनको घर के कोई पहचानता भी नहीं है। तो क्या बात हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जानते भी नहीं है, अब मेहमान नवाजी भी करनी पड़ेगी। तो संकोचवश उनकी खातिरदारी में जुटा एक आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जूझता है, हम इसका जीवंत चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी में देख सकते हैं। तो संकोचवश मतलब हेजिटेट भी हैं वो लोग, जानते नहीं हैं उनको, पर मेहमान है तो उनकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। तो आधुनिक का मतलब होता है जो मॉडर्न है, शहरी से शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है। तो उनके जो मेहमान आए हैं उनकी खातिरदारी करने में जो ये परिवार है वो किन किन परेशानियों का सामना करता है, इसका एक जीता जागता, जीवंत मतलब जीता जागता एक बिल्कुल चित्र प्रस्तुत किया है उदय शंकर भट्ट जी ने अपने ये जो एकांकी है नए मेहमान में। एकांकी क्या होती है, एकांकी भी एक मतलब नाटक की तरह होती है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको जो ये एक ही जो सीन है उसी पे जो है पूरा का पूरा आपका जो कहानी है या कुछ भी है वो पूरा का पूरा दर्शाया जाता है, और एक ही सीन पे वो शुरू और उसी सीन पर क्या होता है, एक ही जगह पर वो खत्म हो जाता है। अब हमारे पात्र कौन कौन है, मतलब हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं, तो विश्वनाथ हैं जो कि घर के मालिक हैं, मतलब जो फैमिली में फादर हैं। नन्हेमल, बाबूलाल ये वो है जो उनके घर में मेहमान आते हैं। प्रमोद और किरण जो कि विश्वनाथ जी के बच्चे हैं, जो कि जो फादर हैं उनके बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद है आगंतुक, आने वाला है कौन, रेवती का भाई। ठीक है, रेवती का भाई जो है वो आने वाला है, उसका मतलब उसका इंतज़ार किया जा रहा है, वो आने वाला है। और रेवती कौन है, वो विश्वनाथ जी की पत्नी है। और इस पूरे अंकी का मतलब इस पूरे सीन का उन्होंने जगह क्या बताई है कि भारत का कोई भी एक बड़ा नगर आप अ, अपने कल्पना में मतलब कि इमेजिन कर सकते हो कि मतलब, क्योंकि ये तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या है कहानी है। तो उन्हें बोला आप किसी भी जो इंडिया है उसका कोई भी बड़ा जो नगर हो उसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो गर्मी की ऋतु है, यानी गर्मी चल रही है, रात के 8 बजे का समय है और कमरे की पूर्व की ओर 2 दरवाजे हैं। ठीक है, तो कमरे में जो आपकी ईस्ट की साइड में 2 दरवाजे हैं। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, जो दक्षिण में जो दरवाज़ा है, ठीक है, वो जो है आने जाने के लिए यूज़ किया जाता है। और पश्चिम का जो द्वार है वो भीतर खुलता है। पश्चिम मतलब जो आपका वेस्ट की साइड वाला जो दरवाज़ा है वो अंदर आने के लिए। उत्तर की ओर एक मेज है, ठीक है, नॉर्थ में एक मेज रखी हुई है और उस पर कुछ किताबें रखी हैं और अखबार रखे हैं। उसके पास ही 2 कुर्सियां हैं। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। पश्चिम जो द्वार है वेस्ट के साइड में जो आपका दरवाज़ा है वहाँ पे उसके पास में एक पलंग बिछा हुआ है और मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है, जो आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मेज के ऊपर एक पुराना पंखा रखा हुआ है जो चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा जो है वो बेहद गर्म है, क्योंकि गर्मी है तो एक टेबल फैन रखा हुआ है, उससे तो कोई असर इतना पड़ेगा नहीं। तो कमरे में जो है बहुत गर्मी है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। जो मकान है वो एक सिंपल मतलब जो परिवार जो है वहाँ पे रहता है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा जो है वो सो रहा है पलंग के ऊपर, और पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है। तो टेबल पर फैन रखा हुआ है, तो टेबल पे जो फैन रखा हुआ है उसकी हवा जो है वो सिर्फ बच्चे के ऊपर आ रही है। पंखे की हवा जो है उस बच्चे को लग रही है, लेकिन फिर भी वह पसीने से तर है, मतलब क्योंकि अभी बताया कि वो पंखा भी जो है वो बहुत ज़्यादा हवा उससे आ नहीं रही है। तो जो बच्चा पंखे के सामने लेटा भी है उसको भी पसीना आ रहा है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है और फिर सो जाता है। तो गर्मी की वजह से क्या होता है, कई बार वो उठ जाता है, एकदम से बेचैनी उसको होती है, लेकिन बेचारा फिर से सो जाता है। धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। तो धोती और कुर्ता पहनकर एक जो आदमी है वो एंटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये धोती और कुर्ता पहने हुए एक आदमी है जो कि एंटर होता है। पसीने से
उसके कपड़े तर हैं, मतलब जो पसीना उनको भी आ रहा है, तो कपड़े जो है पूरे भीगे हुए हैं पसीने से। कुर्ता उतार कर वहाँ खूंटी पर टांग देता है। तो वो क्या करते हैं, कुर्ते को उतारते हैं और खूंटी जो होती है जिस पे कपड़े टांगे जाते हैं ना, वो कई बार देखा होगा आपने, दीवारों पर लगी रहती है जिसमें आप कपड़े टांगते हो, दरवाजे के पीछे होती है जिस पे आप कपड़े टांगते हो। तो वहाँ पर अपना कुर्ता उतार कर टांग देते हैं। और जो हाथ का पंखा होता है, हाथ का पंखा जैसे ये है, ठीक है ना, इससे इससे क्या करता है, बच्चे के ऊपर हवा करता है। नाम क्या है, विश्वनाथ, जो हमने अभी पढ़ा, जो घर के मालिक हैं। उम्र कितनी है उनकी, 45 साल की है, यानी 45 ईयर्स। गठा हुआ शरीर है, मतलब शरीर जो है वो अच्छा है, सुडौल है, और गेहुआ रंग है। गेहुआ मतलब जो व्हीट स्ट्राप बोलता है, गेहूं का रंग जो होता है, ना ज़्यादा गोरा ना काला, गेहुआ रंग है। और मुख पर गंभीरता का चिन्ह है, मतलब कि कैसे है मुख, मतलब फेस देखने से कैसे लग रहे हैं, सीरियस लग रहे हैं। एकांकी जो हमारी होती है ना, उसमें एक चीज़ और होती है कि हर एक के संवाद की तरह, मतलब डायलॉग होता है और उसका नाम सामने लिखा रहता है कि कौन ये डायलॉग बोलने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे डायलॉग दिए गए हैं, जो संवाद जो है वो है विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या बोलता है, ओह, यानी कि जो घर का मालिक है, बड़ी गर्मी है। पंखा ज़ोर ज़ोर से करने लगता है, हाथ का जो पंखा उनके पास था, ज़ोर ज़ोर से पंखा हिलाने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी। ये जो बंद मकान होते हैं, इनमें गर्मी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। इतनी गर्मी, इतना गर्म है मकान, ऐसा लग रहा है कि मकान में नहीं, कहीं भट्टी में बैठे हैं। भट्टी मतलब जैसे कि अवन टाइप होता है ना, ईंटों को पकाने के लिए भट्टी यूज़ की जाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भट्टी। तभी पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो पश्चिम यानी वेस्ट की ओर से एक लेडी जो है वो एंटर होती है, नाम है रेवती। आंचल से मुख का पसीना पोंछती है, मुंह पर उनको ही पसीना आ रहा है, तो वो अपनी जो साड़ी का पल्लू है उससे अपने मुंह का पसीना पोंछती हैं। पत्ता तक नहीं हिल रहा, और बोलती क्या है कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। ऐसे है बिल्कुल, मतलब कि पूरा वातावरण ऐसा हो रखा है जैसे अ, मतलब कोई हवा है ही नहीं वातावरण में, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे सांस बंद हो जाएगी, और सर भी फटा जा रहा है गर्मी की वजह से। तो विश्वनाथ क्या बोलता है, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बार बार पानी पीने का मन कर रहा है। पानी पी रहे हैं और पानी के पीते पीते पेट भर गया है, लेकिन फिर भी प्यास जो है वो बुझ ही नहीं रही है। अभी 4 गिलास पानी पी कर आया हूँ, फिर भी होंठ सूख रहे हैं, 1 गिलास पानी और पिला दो। अपनी वाइफ को बोलता है, ठंडा तो क्या होगा, कि ठंडा तो हमारा नहीं होगा पानी, पर 1 गिलास पानी भी पिला दो। तो रेवती क्या बोलती है, गर्म है, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता, कि पानी तो भाई गर्म ही है, कि हमने आंगन में जो घड़ा रखा हुआ है, इतनी गर्मी है कि अभी तो उसमें भी पानी ठंडा हो ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा उसका पानी भी ठंडा। हवा लगे तब तो ठंडा हो, भाई थोड़ी बहुत हवा चले, घड़े में हवा लगे तब तो उसका पानी भी ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा। तो अपने घर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, जेल खाने, मतलब इतनी गर्मी में इस बंद घर के अंदर रहना पड़ रहा है, पता नहीं और कितने समय तक इसमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि किराए का मकान है। तो विश्वनाथ क्या बोलता है, मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। बोलता है दूसरा मकान मिल नहीं रहा है, 2 साल हो गए हैं, मैं पूरी मेहनत से, दिन रात एक करके मतलब पूरी मेहनत से ढूंढ रहा हूँ, दिन रात एक करके, ये मुहावरा है आपका। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ, भाई कम से कम पानी तो पिला दो, मैं अपना गला ही गीला कर लूँ, गला सूख रहा है। तो रेवती क्या बोलती है, बर्फ़ ले आते, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। तो रेवती क्या बोलती है कि गर्मी इतनी है, चलो आप बर्फ़ ही ले आते तो ठंडा पानी पी लेते। फिर खुद ही बोलती है कि बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिएगा। तो विश्वनाथ क्या बोलता है, बर्फ़ का पानी पीने से क्या फ़ायदा, प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। आप लोगों ने पता नहीं बच्चों बर्फ़ का पानी पिया है कि नहीं पिया है। बर्फ़ का पानी जब हम पीते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बर्फ़ का पानी पीने के बाद ना प्यास और ज़्यादा लगती है। तो यही विश्वनाथ बोल रहा है कि दुगने लगने लगती है प्यास। तो ओह लो पंखा कर लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। विश्वनाथ जो है अपनी पत्नी से पूछता है, आ जाओ, ये हाथ का पंखा है, ये कर लो। और अपने बच्चों के बारे में पूछता है, बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती क्या कहती है, रहने दो, तुम ही पंखा करो हाथ का, छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। खाट क्या होती है, पहले के लोग जो है वो हाथ से बुनी हुई एक चारपाई सी होती थी, जिसके 4 पैर होते थे, है ना, 4 पैर वाली चारपाई जिसमें इस तरह से बुनी हुई होती थी, वो उसको खाट बोलते थे। तो वो बोल रहे हैं कि छत इतनी छोटी है कि सब लोगों की खाट भी नहीं आ पाती, कि चलो सब लोगों की अगर जैसे चारपाई आ जाए तो सब लोग छत पे सो जाए, वो भी नहीं आ पाती। एक खाट पर 2-2 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरे लोग नहीं आ पाते। तो विश्वनाथ क्या बोलता है, यह पड़ोसी है निर्दयी, कि जो उनके पड़ोस में लोग रहते हैं वो कैसे हैं, निर्दयी हैं। निर्दयी मतलब जिनको दूसरों पर दया नहीं आती, जो खाली छत पड़े रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे।
मतलब उनकी छत खाली पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि हमारे बच्चों को एक खाट बिछाने दें। रेवती कहती है वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं, मतलब उनको तो हमें ऐसे मुश्किल में देखकर और खुशी होती है। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? मतलब एक दिन की बात बता रही है कि उस दिन अपनी उसने पड़ोसन से बोला होगा कि छत पर कि अगर बच्चे सो जाएं, खाली पड़ी रहती है, तो उनकी पड़ोसन ने क्या जवाब दिया कि ये क्या हमारी जो छत है क्या हमने तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं तब 4 खाटों की जगह मिली है। मतलब हम भी जो है किराया देते हैं, कितने 50 रुपये किराया देते हैं, तब कहीं जाकर हमें 4 खाटों की वाली छत जो है वो मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। यानी वो मना कर देती है कि ना भाई, हमारी छत पे तो हम ही अपनी खाट डालेंगे, 50 रुपये देते हैं, तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं है। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। मतलब जो हवा हमारे को लग रही होगी, वो ज़्यादा लोग सोएंगे तो हवा रुक जाएगी, और उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। ठीक है, मतलब कि वो लोग ऐसे हैं कि अगर कोई और साथ में सो रहा हो तो उसको सोता हुआ देखकर नींद आती नहीं है। तो विश्वनाथ क्या बोलते हैं, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, ज़रा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। तो वो अपनी पत्नी से क्या बोलता है कि भाई उनके छत पर बच्चे ही तो सो सकते हैं, सोएंगे, तो बच्चों से उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आराम से सो जाएंगे, अगर उनकी छत पे सोएंगे तो ज़्यादा जगह ज़्यादा है। क्या मैं बात करूं? तो रेवती बोलती है क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेगा तो उसकी वाइफ नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी। वो बोलती है कि चलो मान लो उसका हस्बैंड मान भी गया, हमारे पड़ोस वाला, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानेगी। और वो बोल रही कि नहीं, और मैं उसकी छत पे बच्चों को अकेला सुलाऊंगी भी नहीं। तो विश्वनाथ बोलता फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। क्या बोलता है, भाई इतनी गर्मी है, ठीक है, अगर ऐसे में कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा। तो रेवती, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। रेवती क्या बोलती है कि भगवान करे अभी गर्मी के दिन में कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द से सर फटा जा रहा है, मैं ही जानती हूँ रोटी कैसे बनाती हूँ। कि भाई गर्मी की वजह से किचन में, वहाँ तो और गर्मी लगती है, तो मेरा तो सर दर्द हो रहा है पिछले 15 दिन से, मुझे ही पता है कि मैं खाना बना कैसे रही हूँ। तो विश्वनाथ क्या कहता है, सारे शरीर में इतनी मतलब गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे शहर में आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो भगवान ही बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में भी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो क्या बोलता है, जिनके पास पैसा होता है भाई वो लोग क्या करते हैं, गर्मियों में पहाड़ जैसे ठंडी जगहों पर चले जाते हैं, पर हम तो भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो यहीं पर रहना पड़ेगा। तो रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। मतलब भाई जिनके पास पैसा है वो तो चले जाते होंगे, पर हम जैसे जो लोग हैं भाई उनके लिए तो ये गर्मी सहने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है, जो बच्चा वहाँ पर सो रहा था वो गर्मी के मारे फिर से उठता है, तो विश्वनाथ उस पर हाथ से जोर जोर से पंखा करने लगता है। फिर विश्वनाथ बोलता है, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। मतलब सुकुमार मतलब जो कोमल बच्चे हैं, इन्होंने बेचारों ने क्या गलती की है, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि इतने गर्मी की वजह से बेचारे इनका पूरा शरीर जो है वो गर्म हुआ पड़ा है। रेवती पानी का गिलास ला कर देती है, विश्वनाथ ने पानी मांगा था। तो रेवती, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। मतलब अपने बड़े बेटे के बारे में बता रही है कि उसका तो गर्मी के मारे इतना बुरा हाल है, अभी भी कभी कभी उसका जो शरीर है वो गर्म लगता है। विश्वनाथ पानी पीकर क्या बोलता है, उससे क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा, वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो ना जाने। मतलब क्या बोलते हैं, विश्वनाथ क्या बोलता है कि उसने कितनी बीमारी भोगी है, यानी वो बहुत बीमार रहा है, पूरे 3 महीने तक वो इनका बड़ा बेटा जो है वो बीमार रहा। तो इन्होंने क्या किया, उसकी बीमारी की वजह से बार बार बीमार पड़ रहा था, उसको शिमला भेज दिया। तो विश्वनाथ क्या बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैंने उसे शिमला भेज दिया, वरना वो भी अगर इस समय यहाँ पर होता तो पता नहीं उसकी क्या ही हालत होती। रेवती, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और चल बसी। तो रेवती क्या बोलती है, भगवान ने हमारे बेटे को बचा लिया कि बीमारी के बाद वो सही हो गया और हमने उसे भेज दिया, वरना देखो सामने वाले जो हैं, जो उनके सामने रहते हैं, उनकी लड़की को क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, वो उसकी मृत्यु हो गई। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो, मुझे डर है कि कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए।
अपने पति से बोलती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई गर्मी से बीमार ना पड़ जाए। तो विश्वनाथ क्या बोलते हैं, छुट्टी कोई दे तब ना लूँ, मतलब जो मेरे मालिक है छुट्टी तो दे ही नहीं रहे हैं, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए, मतलब अगर छुट्टी ले भी लेता हूँ तो पैसे भी तो चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, अपनी वाइफ को बोलता है रेवती को, तुम छत पर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चों को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। तो उसने क्या बोला, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा। आंगन मतलब जो जैसे हमारे घर में कमरे बने होते हैं ना, तो कमरे के बाहर में जो खाली जो खुली हुई जगह होती है, जिसके ऊपर छत नहीं होती, खुली हुई जगह होती है, उसको बोलते हैं आंगन। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बोला कि तुम बच्चों को वहाँ ले जाओ, मैं यहीं आंगन में पड़ा रहूँगा, मतलब जो खुली हुई जगह होती है उसको आंगन बोलते हैं, भले उसके ऊपर छत हो या ना हो। और बच्चे को ले जाना, जो नीचे बच्चा सो रहा है उसको बोल रहे कि इसको भी ले जाना, क्योंकि गर्मी से ये बहुत परेशान हो रहा है। तो रेवती क्या बोलती है, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम छत पर जाकर सो, और ऊपर कौन सी हवा चल रही है, चारों तरफ दीवारें हैं जो कि गर्मी से तप रही हैं, तुम ही ऊपर जाओ। मतलब बाउंड्री बनी हुई है तो जो हवा तो क्या ही आती होगी, और बल्कि जो दीवारें हैं वो गर्मी से, और उसमें से गर्मी ही निकल रही है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम ही जाओ। तो विश्वनाथ बोलता है, यह तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना कभी नहीं मानती हो, बस अपनी ही हाके जाओगी, मतलब अपनी ही बात कहती रहती हो। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी, मतलब जाकर छत पर सो जाओ, खुली हवा में सोओगी तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, गर्मी की वजह से जो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो रेवती बोलती है, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, व्यर्थ मतलब बेकार, तुम तो बेकार की ही आप जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें क्या नींद आ जाएगी। अपने पति को बोलती है, आंगन में सोने से क्या आपको नींद आ जाएगी, बंद मकान है, हवा बिल्कुल आ ही नहीं रही है, रात भर नींद नहीं आएगी, सवेरे आपको काम पर भी जाना है, जाओ, मेरा क्या काम है, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। तो विश्वनाथ बोलता है, नहीं यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर ही सोना पड़ेगा। तो विश्वनाथ अपनी पत्नी को बोलता, नहीं आज तो तुम ऊपर सोगी, और वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। तो रेवती, ऐसी गर्मी में क्या करोगे, तुम भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। तो अपने पति को क्या बोलती है, गर्मी में आप क्या ही काम करोगे, क्या काम करने की आपको धुन सवार हो जाती है, मतलब क्या आप काम करने के बारे में जो है सोचते रहते हो, एक बार सोच लेते हो तो वही करना है, तो जाओ जाके सो जाओ, मैं आंगन में खाट डाल लूँगी और उस पर सो जाऊँगी। विश्वनाथ, अच्छा भाई तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं जा रहा हूँ ऊपर। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो रेवती बोलती है, कौन होगा। विश्वनाथ बोलता है, पता नहीं, जाकर देखता हूँ कौन है। तभी रेवती मन ही मन में क्या सोचती है, मतलब धीरे धीरे आवाज़ में मन ही मन में बोल रही होती है मुँह से, हे भगवान कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। तो बच्चे को पंखा कर रही होती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वो बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। उसी समय 2 व्यक्ति के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है, यानी विश्वनाथ जो है उनके साथ में 2 लोग और आते हैं। तो रेवती जो है बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर, एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं, मतलब जो आए हैं मेहमान, वो एक उनके हाथ में बिस्तर है नॉर्मल सा, और एक संदूक है, और कमरे में एंटर करते हैं, और विश्वनाथ भी उनके पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, जो आए हैं लोग उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कमीज पहन रखी है, और कमीज के ऊपर क्या पहन रखा है, तो जो लोग आए थे उन्होंने एक तो शर्ट पहन रखी थी, और शर्ट के ऊपर उन्होंने क्या पहन रखी थी, बंडी। बंडी किसको बोलते हैं, ये देखिए इस तरह से जो उन्होंने हाफ एक कपड़ा सा पहन रखा है ना, जैकेट जैसे हाफ, इसको बोलते हैं। तो उन्होंने बंडी पहन रखी थी, और सर पर क्या लगा रखी थी, पगड़ी। तो जो लोग विश्वनाथ के साथ अंदर आए थे उन्होंने कमीजों के ऊपर काली बंडी यानी शर्ट पहनी हुई थी, और शर्ट के ऊपर उन्होंने, बंडी का मतलब होता है इस तरह की एक हाफ, मतलब जैकेट की तरह या हाफ शर्ट आप बोलो, ये पहनी हुई थी, और साथ ही सफ़ेद पर सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ पहनी हुई थी। तो ये पगड़ी, हालांकि उन्होंने बोला सफ़ेद, यहाँ पे तो कलरफुल है, पर हमें बताया गया है कि इन्होंने सफ़ेद पगड़ियाँ पहनी हुई थी सर पर। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है, यानी कि जो बड़ा था उनमें से उसकी उम्र लगभग 35 के करीब लग रही थी, 35 ईयर्स, और जो छोटा था वो लगभग 24 ईयर्स यानी 24 साल का लग रहा था। बड़ी के जो मूछें थी वो मुंह को घेरे हुए,
माथे पर सलवट, मतलब उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उससे पूरी मूछों ने उनका जो है पूरा मुंह जो है वो घेर रखा था। माथे पर सलवट थी और छोटे की अध कटी मूछें थी, मतलब आधी कटी हुई मूछें, छोटी मूछें थी। लंबा मुंह था। दोनों मैली धोतियां पहने। दोनों ने कैसी मैली, मतलब गंदी। दोनों की धोतियां जो थी वो गंदी थी, दोनों ने गंदी धोतियां पहनी हुई थी। और बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूलाल है। और इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं, मतलब ये सब चल ही रहा होता है, वो लोग अंदर आए तभी उनके जो दो बच्चे ऊपर छत पर सो रहे थे वो उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। ठीक है, जो दरवाजे के पास खड़े थे, मतलब जो आए थे, मेहमान आए थे, उनको देखने लगे। तो विश्वनाथ जो है अपने बड़े लड़के से बोलते हैं, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो, यानी जो आए हैं मेहमान उनके लिए कुर्सी इधर ले आओ। और दूसरे अतिथि से बोलते हैं कि आप इधर खाट पर आकर बैठ जाओ। ज़रा पंखा तेज कर देना किरण, बेटी को बोलते हैं कि ज़रा पंखा तेज कर दो। तो किरण पंखा तेज करती है, लेकिन पंखा तो वैसे ही चल रहा होता है। फिर नन्हेमल क्या बोलते हैं, पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, मतलब जो पगड़ी होती है ना, आपने देखना उसमें से एक छोटा सा कपड़ा इस साइड से निकला रहता है, साइड से, जैसे पगड़ी पहनी है तो यहाँ साइड से निकला रहता है, तो उसी से अपना पसीना पोंछते हैं और उसी से हवा करते हुए बोलते हैं, बड़ी गर्मी है, क्या कहे पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। वो क्या बोलते हैं कि कितनी गर्मी है, हम थोड़ा दूर से, मतलब जहाँ से भी हम आ रहे हैं पैदल चल के आ रहे हैं, तो बड़ी दूर से हम पैदल चल के आ रहे हैं और पसीना तो इतना आ गया है कि पसीना आ रहा है कि चाहे कपड़े निचोड़ लो, कपड़ों में इतना पसीना है। तो विश्वनाथ कहते हैं जी। फिर बाबूलाल कहते हैं, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती जो है वो ऐसे चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। तो जो बाबूलाल था वो क्या बोल रहे हैं, मेरे कपड़ों को निचोड़ कर देख लो, मतलब मेरे कपड़े भी गीले हैं, अगर निचोड़ोगे तो उनमें से एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। और धोती तो ऐसी लग रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी, मतलब कि कुछ ही दिन पहले जो है मैंने ये पैसे देकर 9 रुपये देकर खरीदी थी। तो नन्हेमल क्या बोलते हैं, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मतलब दुकान वाले का नाम है कि तुमने ये धोती मोतीराम की दुकान से खरीदी होगी, वो तो बहुत बड़ा ठग है, मतलब वो बड़ा चीटर है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, मतलब मैंने अपने कुर्ते बनाने के लिए 6 गज मलमल, एक कपड़े का प्रकार होता है कि मलमल का कपड़ा जो है वो लिया था, तो 1.25 रुपये गज दी थी, यानी 1 गज उसने मुझे दिया था 1.25 रुपये का, 1 रुपीज़ एंड 25 पैसा उस समय। ठीक है, तो इतने की दी थी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी, और जबकि दूसरा जो दुकानदार है जिसका नाम है नत्थामल, उसके यहाँ वो कितने की बिक रही थी, 9.5 आने बिक रही थी, मतलब कि आने गज, मतलब वो सस्ती बेच रहा था। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। मतलब वो क्या बोलते हैं कि हम लोग स्टेशन से पैदल आ रहे हैं बहुत दूर से, अब क्या है गला सूख रहा है, तो मन तो ऐसा कर रहा है कि जैसे नींबू का जैसे आती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है लेमन वाली, उसकी 5-6 बोतलें मैं पी जाऊँ, इतनी प्यास लगी है। तो बाबूलाल बोलते हैं, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। वो बोलता है, मुझे तो इतनी प्यास लगी है कि अगर मुझे कोई पिलाए तो मैं तो 10 पी जाऊँगा। बच्चे की ओर देखकर पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा भाई? तो प्रमोद जो उनका बेटा है वो अपना नाम बताता है प्रमोद, और किरण अपना नाम बताती है किरण। बाबूलाल बोलते हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। मतलब प्रमोद से बोलते हैं बेटे से कि ठंडा पानी पिला दो, प्राण सूखे जा रहे हैं, मतलब कि गला इतना सूख चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे, यानी कि मतलब कि जान ही निकल जाएगी। तो विश्वनाथ बोलता है, देखो प्रमोद कहीं से बर्फ़ मिले तो ले आओ। अपने बेटे को बोलते हैं, कहीं से अगर बर्फ़ मिल जाए तो ले आओ। तो नन्हेमल, आप लोटा कहाँ रखा है, थैले में ही ना है ना। मतलब आपस में नन्हेमल और बाबूलाल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो नन्हेमल बोलता है, अपना लोटा कहाँ रखा है, थैले में ही है ना। तो बाबूलाल बोलते हैं, बिस्तर में होगा चाचा, निकाल लूँ क्या? और और बिस्तर भी पसीने से भीग गया चाचा। मतलब बाबूलाल जो है, एक जो छोटा वाला है, बड़ा वाला उनके चाचा हैं, बोलता है कि हम तो भीग ही गए हैं, साथ में बिस्तर भी पसीने से भीग गया है, मैं पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ नहीं तुम, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर इतनी गर्मी है। तो नन्हेमल क्या बोलते हैं, देखते जाओ। हाँ साहब,
विश्वनाथ बोलते हैं, क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं? क्योंकि वो तो पहचान नहीं पाए थे ना। हमने पढ़ा था कि 2 लोग आए हैं, लेकिन वो भी ऐसे हैं जिनको वो पहचानते भी नहीं हैं। तो विश्वनाथ जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो नन्हेबल बोलते हैं, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू, लहर यह लो मेरी बंडी, संदूक में रख दो। ठीक है, तो वो अपना परिचय देते हुए क्या बोलते हैं कि आप मुझे नहीं पहचानते क्या? हम जो लाला है संपत राम, उन्होंने एक नाम लिया है गोटे वाले, मतलब गोटे का काम करने वाले। पहले क्या होता था ना, जैसे ड्रेसेस के ऊपर गोल्डन कलर के गोटे लगाए जाते थे। ठीक है, चौड़े चौड़े गोल्डन कलर की पट्टियाँ सी लगाई जाती थी, उनको बोलते थे गोटे। तो बोल रहे हैं कि हम जो है क्या कहते हैं, वो मेरे चचेरे भाई हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि जो हमारे इस घर के मालिक हैं विश्वनाथ जी, उनका इनसे क्या संबंध है, पर वो अपना परिचय इसी तरह से दे रहे हैं कि क्या बताएं भाई, वो जो बेचारे जिनका इतना लाखों का कारोबार था, ठीक है, वो सब क्या हो गया, चौपट हो गया। यानी उनका जो बिजनेस है वो मतलब बंद हो गया है, और हम लोगों के देखते देखते ही वो लाखों का आदमी, यानी लाखों कमाने वाला वो इंसान अब बिल्कुल खाक में मिल गए हैं। मतलब अब बिल्कुल उनका बिजनेस जो है, धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। तो अपने जो छोटा उनके साथ आया है, ठीक है, बाबूलाल, तो उसको बोलते हैं कि लो ये मेरी बंडी संदूक में रख दो। बंडी वही जो हाफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी। विश्वनाथ पूछते हैं, कौन संपत राम? तो लाल बोलते हैं, अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है ना। तो बाबूलाल क्या बोलते हैं, अरे वही गोटे वाले। और फिर आपस में, फिर नेमल और बाबूलाल आपस में बात करने लगते हैं। बोलता है संदूक खोलकर चाचा कि लाओ आपकी बंडी रख दूं, और माल मसाला तो अंटी में है ना। मतलब माल मसाला वही जो मतलब वो खाते होंगे, तंबाकू या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो नन्हेबल बोलते हैं, नहीं जेब में है, बंडी की जेब में। अब क्या डर की बात है, घर ही तो है। या तो फिर इन्होंने माल मसाला यहाँ पर पैसों के लिए यूज़ किया होगा कि भाई जो पैसे हैं वो तो सही सलामत रखे हैं या नहीं। तो नन्हेमल बोलते हैं, नहीं जेब में है, जो बंडी की जेब है उसमें है, और अब तो कोई डर की बात नहीं है क्योंकि हम लोग तो घर आ गए हैं। विश्वनाथ जी फिर बोलते हैं कि संपत कौन है भाई, मैं तो संपत को जानता ही नहीं। तो नन्हेमल बोलते हैं, संपत को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह, मतलब वो इतना बता रहे होते हैं कि संपत को जानने, वो तो आपसे मिले हैं ना, और वो आपके बारे में बात कर रहे थे। तभी बाबूलाल क्या बोलते हैं, हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी वो बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है? मतलब उनकी बात को बीच में काटते हुए क्या बोलते हैं कि भाई, वो पूछने की कोशिश करते हैं विश्वनाथ जी, भाई संपत राम कौन है, मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो दोनों लोग क्या है, उनकी बात को बात में काटते हुए बीच में से ही बस इधर उधर की बात करने लगते हैं। तो नन्हेमल क्या बोलते हैं, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। तो नन्हेमल जो है वो बाबूलाल को क्या बोलते हैं कि देखो, एक पीछे कमरा दिखाई दे रहा है और उसके पीछे आंगन होगा, ऊपर छत होगी। भाई शहर में तो ज़्यादातर आजकल ऐसे ही मकान होते हैं। तो किरण जो विश्वनाथ जी की बेटी है, तो विश्वनाथ से आके पूछती है कि माँ पूछ रही है खाने के लिए। तो नन्हेमल क्या बोलता है, क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। मतलब कि जो उनकी वाइफ है, जो उस घर की मालकिन है, भाई मेहमान आया तो वो पूछती है कि खाने का क्या करना है। तो वो मेहमान क्या बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कष्ट तो होगा बनाने में, पर आप ही देख लो खाना मतलब बनवाना है कि नहीं। तो बाबूलाल क्या बोलते हैं, बस एक साग और पूरी, यानी एक सब्जी बनवा दो और पूरी बनवा दो, अगर आप बनवा सकते हो तो। नन्हेमल क्या बोलता है, जो उनके साथ है, वो बोलता है, वैसे मैं तो पराठे भी खा लेता हूँ, तो अगर पराठे बनवा दो तो वो भी अच्छा है। बाबूलाल क्या बोलते हैं, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। मतलब बोलते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम भाई शहर में आए हैं, आपके यहाँ रुके हैं, पर हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई कष्ट दें, इसलिए जो भी आपका आसानी से बन सके हम वो खा लेंगे, रोटी भी खा लेंगे। तो नन्हेमल क्या बोलता है, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया, मतलब सारा दिन हमने कुछ खा नहीं पाए, तो अब तो भूख लग रही है। बाबूलाल क्या बोलते हैं, पर उससे विश्वनाथ जी से, कि अगर नहाने का प्रबंध हो जाता, मतलब कि हमें नहाने के लिए पानी वानी मिल जाता तो अच्छा होता। तभी जो प्रमोद है,
वो जो है बर्फ़ का पानी लेकर आता है। तो नन्हे मल क्या बोलते हैं, हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। ठीक है। और बाबूलाल क्या बोलते हैं, हाँ उतना ही मैं पीऊँगा। तो उनका बेटा जो पानी लेकर आया था बर्फ़ का, उसको बोलते हैं कि ले आओ भाई, बहुत पानी पीना है। तो दोनों गट-गट करके पानी पी जाते हैं। किरण फिर विश्वनाथ जी से धीरे से पूछती है, फिर खाना? तो विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं, जरा ठहर जा 1 मिनट। तो नन्हेमल क्या बोलते हैं, पानी पीकर आह, अब जान में जान आई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। मतलब गर्मी में भाई जान में जान तो पानी पीकर, वो भी ठंडा पानी पीकर ही आती है। तो बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। मतलब प्रमोद को बोलते हैं कि आपने ठंडा ठंडा पानी पिलाया है, आप खुश रहो। तो नन्हे बोलते हैं, नन्हेमल जो है कितने सीधे लड़के हैं, मतलब जो ये बच्चा है प्रमोद कितना सीधा बच्चा है। बाबूलाल, शहर का है ना? तो विश्वनाथ कहता, क्षमा कीजिए मैंने आपको अभी तक पहचाना ही नहीं। तो दोनों बोलते हैं, अरे पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके पास के ही हैं, मतलब हम आपके गांव के ही हैं, आपने अभी तक हमें पहचाना नहीं। तो विश्वनाथ बोलता है, आप कहाँ से आए हैं? तो नन्हेमल बोलते हैं, हम तो बिजनौर से आए हैं। तो विश्वनाथ हैरान होकर बोलते हैं, बिजनौर से? बिजनौर से? मैं तो बिजनौर गया हूँ, लेकिन नन्हेमल क्या भी, मतलब वो अपनी बात अभी बोल ही रहे होते हैं कि मैं तो बस बिजनौर गया हूँ, लेकिन तभी नन्हेमल बोलते हैं, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल बोलते हैं, हाँ मैं भी नहाऊंगा, मैं भी स्नान करूंगा। तो विश्वनाथ जी क्या बोलते हैं, पानी तो नल में नहीं है, फिर भी देख लो प्रमोद, उन्हें नीचे नल पर ले जाओ बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। मतलब विश्वनाथ जी बोलते हैं कि शायद पानी जो है टंकी में तो नहीं आ रहा होगा, अपने बेटे को बोलते हैं नीचे उनको नल पर, मतलब नल का जो लगा होता है ना हैंड पंप, वहां ले जाओ, तब तक शायद खाना भी बन जाए। तो दोनों बाहर निकल जाते हैं और जो घर की मालकिन है रेवती है वो आती है। तो रेवती बोलती है, कौन है ये लोग, कौन है? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह हैं। तो विश्वनाथ जी ये बोलते हैं, ना जाने कौन है। रेवती बोलती है पूछ लो ना। तो विश्वनाथ बोलते हैं, क्या पूछ लूँ, 2-3 बार तो पूछ चुका हूँ, ठीक से कुछ बता ही नहीं रहे। तो रेवती बोलते हैं, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले साथ सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। तो वो क्या बोलती है, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। और उसको पहले एक तकलीफ थी कि जब वो सोती थी तो उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, मतलब उसको कुछ फील नहीं होता था अपने हाथ पैरों में। और अब क्या बोल रही है, अब तो बैठे बैठे ही होने लगे हैं। तो विश्वनाथ बोलते हैं, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। मतलब मैं तुम्हें शादी करके लाया, लेकिन मैं तुम्हें कोई सुख दे नहीं पाया, नौकर भी लगाते हैं घर में तो वो टिकता नहीं है। तो रेवती क्या बोलती है, पानी जो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है इसलिए भाग जाता है, और गर्मी का क्या कम है, किसी को क्या जरूरत पड़ी है गर्मी में भुने, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। रेवती क्या बोलती है, भाई 3 मंजिल पर हमें पानी चढ़ाना पड़ता है, इसलिए जितने में चढ़ाते हैं भाग जाता है पानी, मतलब चला जाता है, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बोलते हैं कि किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतनी गर्मी में परेशान होने की, ये तो हम ही हैं, कि हमारा ही भाग्य, हमारी ही किस्मत ऐसी है जो हमें इतनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो बच्चों, हमारा ये पाठ क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको 2 भाग में करेंगे। आज हम इतना ही पाठ करते हैं और आगे का मैं अगले भाग में आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगी। तो ये जो पाठ हमने आज किया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।